हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। आज हमारा टॉपिक 7, लेक्चर नंबर 7 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। छोटा सा टॉपिक है, फटाफट खत्म हो जाएगा। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, हमने आयोनिक बॉन्ड डिस्कस कर लिया था, हमने कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस कर लिया था। मैंने तुम्हें कहा था आयोनिक बॉन्ड दो एटम, मेटल और नॉन मेटल, कैटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है। कोवलेंट बॉन्ड दो एटम के बीच में शेयरिंग से बनता है। आयनिक बॉन्ड में प्लस माइनस है, कोवलेंट में दोनों नॉन मेटल है ना, क्योंकि दो मेटल होंगे तो मेटल एक बॉन्ड होगा, दोनों नॉन मेटल है तो कोवलेंट बॉन्ड है। एक मेटल एक नॉन मेटल है तो फिर आयनिक बॉन्ड हो जाता है। तुम कहेंगे हाँ, ये तो सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, तो हम कहेंगे देखो कोवलेंट कंपाउंड जो है ना, हमें इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी बनी, लाइक फिजिकल स्टेट कैसी है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, इस तरह से। तो कोवलेंट कंपाउंड की अगर फिजिकल स्टेट की बात करें, प्रॉपर्टीज पढ़नी है ना, तो पहली प्रॉपर्टी ना 1 बाय 1 डिस्कस ही कर लेते हैं। तो पहला फिजिकल स्टेट, कोवलेंट कंपाउंड आपको क्या मिलेंगे, क्रिस्टल मिलेंगे कि नॉन क्रिस्टल मिलेंगे, है ना। इनका फिजिकल स्टेट क्या है, क्या ये सॉलिड है, क्या ये लिक्विड है, क्या ये गैस है। तो हम कहेंगे भाई देखो कोवलेंट कंपाउंड मतलब शेयरिंग, और शेयरिंग तो हाइड्रोजन में भी होती है H2, Cl में भी होती है Cl2, ऑक्सीजन में भी होती है O डबल बॉन्ड, I भी होता है ना। यहाँ I छोड़े फिलहाल तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ये सब तो गैस है। तो हम कहेंगे देखो जनरली कोवलेंट कंपाउंड जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या है, तो भाई गैस है। क्या हर बार ही गैस है, तो हम कहेंगे नहीं भाई, ब्रोमीन तो लिक्विड है, ठीक है। तो क्या हर बार ही गैस और लिक्विड है, तो हम कहेंगे नहीं, सॉलिड भी है ना। मैंने आई छोड़ा है ना, I2 मत करना, तो बता रही हूँ। तो देखो जनरली दे आर गैस, दे आर फाउंड इन गैसियस स्टेट, लिख देती हूँ। जनरली दे आर फाउंड इन गैसियस स्टेट, ठीक है। जनरली ये गैसियस स्टेट में होंगे एट रूम टेम्परेचर। अगर आप रूम टेम्परेचर पे बात करोगे तो ये गैसियस स्टेट में होने वाले हैं, ठीक है। समटाइम्स, कभी कभी तो ये लिक्विड भी हो सकते हैं, ब्रोमीन तो है ही, है ना। समटाइम्स दे आर फाउंड इन लिक्विड, they are found in liquid or solid state, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि लिक्विड में चलो ब्रोमीन ही है क्या अकेला, तो हम कहेंगे नहीं, ब्रोमीन की क्या बात है, वाटर भी तो फिर क्या है, वाटर भी तो आपका लिक्विड है। तो हम कहेंगे हाँ, वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जहाँ लग गया वो चीज़ लिक्विड है, फिर वो कोवलेंट हो चाहे कुछ ही हो। तो हम कहेंगे ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड है वाटर, लेकिन उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, मॉलिक्यूल पास पास आता है, ऐसे वो लिक्विड है। अल्कोहल है वो भी लिक्विड है, तो भाई जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड देखेगा हम उसको लिक्विड बना लेंगे, ठीक है। तो सॉलिड, तो भाई सॉलिड की वजह मान लो भारी है, वजन ज़्यादा है, जैसे फ्लोरीन तो गैस हो गया, क्लोरीन भी गैस हो गया, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन आई तो एटम भारी हो गया ना, तो भारी को गैस बना के तो उड़ा नहीं सकती, तो हो सकता है एटॉमिक मास ज़्यादा हो तो सॉलिड भी हो सकता है। अब ये सॉलिड है तो क्या क्रिस्टल है कि नॉन क्रिस्टल है, तो डिपेंड, नॉन क्रिस्टल भी हो सकता है, क्रिस्टल भी हो सकता है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई ऐसे कोवलेंट कंपाउंड बताओ जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, तो तुम बताओगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन कोवलेंट कंपाउंड। अब ये क्या मुसीबत है, हमने तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आयोनिक में पढ़ा है, ये नया क्या लिया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन कोवलेंट कंपाउंड, है ना भाई। अब यहाँ थोड़ा सा ना उलझे कि ये क्या मुसीबत है। देखो ये क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान रखना इस पे, है ना। 3 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन कोवलेंट कंपाउंड, कौन कौन से। तो हम कहेंगे देखो फर्स्ट टाइप का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, नाम नहीं है स्पेसिफिक, फर्स्ट टाइप, ठीक है। क्रिस्टल कैसे हुआ, क्रिस्टल तो क्या होता है जिसका परफेक्ट शेप हो, परफेक्ट ज्योमेट्री हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट हो कि भाई ये यहीं बैठेगा, ये यहीं बैठेगा। जैसे NaCl है तो Na+
पास में Cl माइनस ही रहेगा, और Cl माइनस है तो प्लस, पास में प्लस ही आएगा। या एक सोडियम है तो 6 क्लोराइड सराउंड करेंगे, और एक Cl माइनस है तो 6 सोडियम प्लस सराउंड करेंगे, है ना। एक प्रॉपर क्रिस्टल लैटिस होता है, एक जालक होता है, एक 3D अरेंजमेंट होता है, वहाँ पे हमें देखना पड़ता है कौन कहाँ बैठा है, सबकी पोजीशन फिक्स होती, ठीक है ना। आपने तो बोल दिया कि भाई ये तो जनरली क्या है, गैसियस ही है। समटाइम्स, अच्छा इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा, लिक्विड स्टेट में हम कहेंगे भाई लिक्विड तो ब्रोमीन है ही सही, है ना। अब लिक्विड स्टेट में तो वाटर भी है, लिक्विड में तो फिर हम कहेंगे अल्कोहल भी है, ईथर भी होता ही है, ठीक है। तो डिपेंड करता है ना। और सॉलिड में तो हम कहेंगे देखो, सॉलिड में फॉस्फोरस है, सॉलिड में सल्फर है, सॉलिड में ग्रेफाइट है, सॉलिड भी है, और गैस तो होते ही है। अच्छा गैस का एग्जाम्पल तो हम लिख देंगे, देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सब कोवलेंट कंपाउंड है, बट दे आर फाउंड इन गैसेस स्टेट, ठीक है। ये सारी बातें तो क्लियर है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अब आप तो ये बताओ, क्रिस्टलाइन भी कह रहे हो और उसमें भी आप कह रहे हो भी 3 पॉसिबिलिटीज है। हाँ 3 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट टाइप के क्रिस्टल कौन से हैं, पहले टाइप के क्रिस्टलाइन कंपाउंड कौन से जो आप कहना चाह रहे हो कि कोवलेंट है बट क्रिस्टल है, तो बेटा इस तरह का, है ना, इन सच टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, in such type of crystalline structure या crystalline lattice, lattice मतलब 3D अरेंजमेंट, लैटिस में परेशान मत होना, लैटिस मतलब पूरा का पूरा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो इन सच टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस डिस्क्रीट यूनिट इज अ मॉलिक्यूल, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ना, डिस्क्रीट यूनिट इज अ मॉलिक्यूल। मतलब तो जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि सॉलिड I2, तो आयोडीन है, वो सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड तो है लेकिन उसकी जगह फिक्स है कि यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, है ना। तो उसका स्ट्रक्चर फिक्स है, उसका पार्टिकल का पोजीशन फिक्स है, 3D में किसको कहाँ बैठना है। तो सॉलिड I2 हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, है ना, ये सब क्या है, ये सब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है। और ऐसा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जिनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक मॉलिक्यूल होता है, तो ठीक है। अब इनमें अट्रैक्शन कौन सा होता है भाई, आयोनिक तो क्रिस्टल था क्योंकि उसमें क्या था, प्लस माइनस में अट्रैक्शन फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ क्या है, तो हम कहेंगे जहाँ कुछ नहीं है वहाँ वैन डर वाल्स फोर्स है, तो दे हैव वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है भाई, दे हैव वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, तो भाई ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैरी करते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप कौन सा है, 3 तरह का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, सेकेंड टाइप कौन सा है, तो लिखो सेकेंड टाइप। तो देखो जैसे अगर मैं तुम्हें कहूँ ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट में क्या है, तो ग्रेफाइट में ना ऐसा स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल लेयर्ड, मतलब ग्रेफाइट में ये सारे कार्बन है, हेक्सागन है ना, ये सारे कार्बन है, ठीक है। और लेयर्ड मतलब ये ऐसे लेयर्स भी है। अगले स्ट्रक्चर जो है, अगला स्ट्रक्चर मतलब अगली जो लेयर है हेक्सागन की, वो कुछ ऐसी है ना, हेक्सागोनल लेयर्ड, इस तरह से, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, तो हम कहेंगे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है ना। कैसा स्ट्रक्चर है, तो हेक्सागोनल लेयर्ड है। अब देखो ग्रेफाइट में ये जो लेयर्स है ना बेटा, लेयर्स के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वैन डर वाल्स तो होता ही वीक है ना, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें, ग्रेफाइट में। पहला सवाल, ग्रेफाइट कैसा स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल लेयर्ड, कार्बन है, हाँ भाई ये सारे कार्बन है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 है, सबके पास एक p ऑर्बिटल है, हाँ p ऑर्बिटल है। क्या sp2 है तो हर एक p ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो भाई बिल्कुल होगा। ये जितने भी है ना, इन सब में क्या है, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्या पाई बॉन्ड बना लेंगे, हाँ बिल्कुल बना लेंगे। स्टेबल है, हाँ रेजोनेंस है, हाँ सब कुछ है, ठीक है। यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होता है, दैट्स वाई। अब अपन ग्रेफाइट की हिस्ट्री थोड़ा पढ़ने बैठे, तो मैं तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ भाई, क्वेश्चन फंस जाए तो थोड़ा आइडिया रखना कि ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन, ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2,
एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ होता है, इसलिए पैरामैग्नेटिक होता है, हाँ बिल्कुल होता है, कंडक्टर होता है, हाँ होता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैसा है, हेक्सागोनल लेयर्ड है। स्लिपरी क्यों है, क्योंकि लेयर्स के बीच में क्या है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब मुझे सेकेंड टाइप एक्सप्लेन करना था, इतना डिटेल में तो बता दिया, तो हम कहेंगे दिस टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस, इस तरह का जो लैटिस होगा ना, दिस टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस, इस तरह के लैटिस में क्या होगा, तो हम कहेंगे लेयर्ड स्ट्रक्चर है ना, हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर। दिस टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर। इस तरह के लैटिस का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड है ना। एग्जाम्पल पूछे तो भाई ग्रेफाइट लिख दो, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ओके एग्जाम्पल, तो ये ना भाई एग्जाम्पल लिख दो ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट को हमने डिटेल में समझा ही दिया, ओके ठीक है। तो ये भी कोवलेंट है बट क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैरी करता है ना, तो जरूर नहीं आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन होता है, कुछ कोवलेंट कुछ क्या, बहुत सारे मिल गए हमें जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखते हैं। अब थर्ड टाइप के कंपाउंड कैसे है, तो हम कहेंगे देखो थर्ड टाइप का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया, थर्ड टाइप का एग्जाम्पल डायमंड, ठीक है। थर्ड टाइप का एग्जाम्पल सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, इसका नाम है सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। इसको कार्बोरेंडम भी बोलते हैं। ये क्या है भाई, ये भी कंपाउंड है, सिलिकॉन कार्बाइड बोलो, कार्बोरेंडम, और एग्जाम्पल दो तो SiO2 है ना। इन सब के भी क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन इनमें खास बात क्या है, तो भाई इस तरह के है ना, इन सच टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस, इन सच टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस। अब यहाँ पे क्या समस्या है या खास बात क्या है समझाओ। तो देखो इस तरह के क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है, इन सच टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर, सेंट्रल एटम या एक सिंगल एटम जो है इज बॉन्डेड विद अदर 4 एटम्स। एक एटम जो है वो 4 और एटम से बंधा हुआ है विद 4 अदर एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक एटम 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 के 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कंपाउंड तो कोवलेंट गिना जाएगा, तो मैं हाँ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कंपाउंड तो कोवलेंट है, ठीक है। अब डायमंड, तो भाई डायमंड में कार्बन जो है वो इस तरह से टेट्राहेड्रल वे में अरेंज होता है, ये दूसरा कार्बन तो ये भी टेट्राहेड्रल वे में अरेंज होता है, फिर तीसरा ऐसे करके चलता जाएगा। तो डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो बेटा sp3 है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम कहेंगे नहीं, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई ये हो गया डायामैग्नेटिक। डायमंड जो है वो डायामैग्नेटिक, ठीक है। अब SiC कार्बोरेंडम या SiO2 बताओ, तो मैं SiO2 बता देती हूँ, सिलिका, ठीक है ना। सिलिका मतलब जिसे तुम सामने देख के बताती हूँ ना, लाइक शेयर भी कर दिया करो थोड़ा थोड़ा। तो सिलिका मतलब SiO2 मतलब रेत बोलते हैं ना, रेत मिट्टी है ना, उसका फॉर्मूला है SiO2 सिलिका, ठीक है। इसमें चूना मिला दो कांच बन जाएगा, चूना मिला दो गर्म कर दो है ना, सोडियम सिलिकेट बन जाएगा, सोडियम सिलिकेट ग्लास होता है, ठीक है भाई, कुछ ऐसा। तो ऐसा लग रहा है ना सेंट्रल एटम जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब ऑक्सीजन क्यों नहीं बना रहा, तो ऐसे मत बोल रहे हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती तो 4 बॉन्ड कैसे बनाओगे, तो ठीक है। इस तरह के कंपाउंड्स में डायमंड में कार्बन टेट्रावेलेंट है, सिलिकॉन कार्बाइड में तो दोनों ही 4 बॉन्ड बनाएंगे है ना। अगर कोई कहे कार्बोरेंडम तो उसमें क्या परेशान होना, ये लो भाई, ठीक है। अब 4 बॉन्ड बनाना मतलब तुम समझते हो, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो कोवलेंट कंपाउंड का पहला क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी, कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या पढ़ना है ना, थंबनेल देखकर ये तो आता ही है, तो फिर ये 3 चीजें पता होनी चाहिए थी। फिजिकल स्टेट, आयोनिक कंपाउंड तो सॉलिड होते हैं क्योंकि प्लस और माइनस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ आता हूँ कि नहीं, हम तो शेयरिंग करते हैं, तो शेयरिंग करोगे तो डिस्क्रीट यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट मतलब मैं अकेला तू अकेला तू अकेला, अपन सब अकेले अकेले, तो सब अकेले अकेले तो दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो फिजिकल स्टेट गैस होगी, तो हाँ भाई हाइड्रोजन गैस है, CO2 गैस है, O2 गैस है, फ्लोरीन गैस है,
है, क्लोरीन गैस है ना, ब्रोमीन तो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ गया, भारी भी हो जाता है, आयोडीन तो और भारी हो गया, सॉलिड हो गया, सॉलिड के बाद में उसका क्रिस्टल होता है ना, उसकी जगह फिक्स होती है, मैं तो यहीं बैठूंगा, इधर उधर मर्जी पड़े वहाँ नहीं बैठूंगा, तो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आयोडीन में I2 क्या ही एक्सपेक्ट करें, तो हम कहेंगे ठीक है, जब कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है तो सबसे वीक अट्रैक्शन मान लो, वीक अट्रैक्शन कौन सा है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फिर ऐसे कौन से कंपाउंड है जो लेयर फॉर्म में होते हैं, तो हाँ भाई ग्रेफाइट हमारा लेयर फॉर्म में होता है। अच्छा कैसे लेयर्स होते हैं, तो हेक्सागोनल लेयर्स होते हैं। लेयर्स के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेयर के बीच का डिस्टेंस आई थिंक 303 पिकोमीटर के आसपास होता है। लेयर्स में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए लेयर्स एक दूसरे पे फिसल जाती है, दैट्स व्हाई ग्रेफाइट जो है वो स्लिपरी है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, तो ये पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, तो हाँ होना चाहिए। फिर तो इसमें करंट भी आना चाहिए, तो बिल्कुल आता है। फिर थर्ड टाइप की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तो हम कहेंगे जिसमें सेंट्रल एटम 4 और एटम के साथ मिलकर 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, और डायमंड हाइब्रिडाइजेशन, डायमंड में sp3 है। ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी है ही सही, कार्बन के एक भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री नहीं है, इसलिए भाई इंसुलेटर कर दो। ठीक है भाई, बात तो सही है ना। नेक्स्ट जो कैरेक्टर आता है कोवेलेंट कंपाउंड का कि भाई हमारे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो कुछ एक को छोड़ दे, डायमंड का तो बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करने से रहे, मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करने से रहे। ठीक है, तो भाई ये जो अलग केसेस थे 3 वो तो मैंने तुम्हें समझा दी। बाकी अगर मैं आपसे कहूँ कोवेलेंट कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस करो तो कैसे डिस्कस करेंगे, तो हम साफ कह देंगे कि भाई देखो ये डिस्क्रीट यूनिट में होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिट। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो डिस्क्रीट यूनिट, सिंगल यूनिट के फॉर्म में होते हैं, in the form of discrete unit, single unit, है ना। So their molecules remain away from each other। हाँ भाई, सिंगल सिंगल है मतलब H2 है तो एक दूसरे से दूर ही रहेंगे ना। डिस्क्रीट मतलब सिंगल, O2 तो सब दूर दूर रहोगे तो गैस होगे तो फिर बॉइल क्या करोगे, बॉइल होने के बाद में आदमी गैस बनता है, वो तो ऑलरेडी गैस है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिट, इसलिए मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, दूर रहेंगे, है ना, रिमेन अवे फ्रॉम ईच अदर। और जब मॉलिक्यूल दूर रहते हैं मतलब तो हम कहेंगे दे हैव वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात तो सही है, इनमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम कहेंगे इनमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है भाई, दे हैव वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अब अगर इनमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये सब बातें हैं, आप सब एक दूसरे से दूर रहते हो, हैंस देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करो चाहे मेल्टिंग पॉइंट की बात करो, दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही कम होंगे। मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। क्लियर है। तो पहला पॉइंट था फिजिकल स्टेट, दूसरा पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, थर्ड आपसे पूछा जाएगा कि भाई इनकी रिएक्शंस कैसी हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना। पूछने में तो मुझे कंडक्टिविटी बता दो, बॉइलिंग पॉइंट बता दो, मेल्टिंग पॉइंट बता दो, सॉल्युबिलिटी बता दो, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज बता दो, हाँ तो धीरे धीरे करके सब बता देंगे। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है वो है इनकी केमिकल रिएक्शंस, है ना। तो देखो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, अगर मैं आयोनिक कंपाउंड की बात करूं तो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में तो आयन बनाएंगे नहीं, लेकिन पिघल जाएंगे मोल्टन स्टेट में, है ना, फ्यूज्ड स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में तो आयंस बनाएंगे। आयंस बनाएंगे तो प्लस वाला माइनस को पकड़ेगा और माइनस वाला प्लस को पकड़ेगा। तो आयोनिक कंपाउंड की रिएक्शंस आयोनिक होती है और आयोनिक रिएक्शंस जो होती है वो फास्ट होती है। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड की बात करो तो कोवेलेंट कंपाउंड की रिएक्शंस, तो हम कहेंगे कोवेलेंट कंपाउंड की रिएक्शंस जो है वो मॉलिक्यूलर होती है। मॉलिक्यूलर मतलब तो भी कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल ही तो है, H2 और Cl2। तो H2 कहेगा भाई मैच सिंगल बॉन्ड H2,
Cl2 क्या, मैं तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl हूँ, तो H2 के रिएक्ट कैसे करें, पहले मैं H का बॉन्ड तोड़ूं, Cl2 भी कहेगा हाँ भाई दूसरे Cl से अलग हो जाता हूँ, फिर H कहेगा Cl के साथ कि चलो नया बॉन्ड बनाते हैं, तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे नए बॉन्ड बनेंगे, ऐसा होगा। तो टाइम तो लगेगा, पुराने रिश्ते तोड़ने नए रिश्ते बनाने हैं, फिर कंपाउंड भी स्टेबल होना चाहिए, तो टाइम लगेगा। आयोनिक तो क्या होता है, प्लस वाला देखते ही माइनस को पकड़ लेता है, माइनस वाला देखते ही प्लस को पकड़ लेता है और पुराने वाले को भूल जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ता है, तो सोचना पड़ता है तो टाइम लगता है, और टाइम लगता है तो रिएक्शन कैसी हो जाती है, तो भाई स्लो हो जाती है, ठीक है ना। फिर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, तो भाई सीधी सी बात है, आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल था बेटा, आयोनिक बॉन्ड कैसा था, नॉन डायरेक्शनल, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल कैसे, कि अगर मैंने कह दिया लीनियर ज्योमेट्री है, तो फिर लीनियर ज्योमेट्री आप उसको उल्टा भी नहीं कर सकते, और अगर मैंने कहा वाटर उल्टा भी है तो फिर उसको लीनियर नहीं कर सकते, डायरेक्शन फिक्स है, उसका ज्योमेट्री फिक्स रहता है ना। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, तो तुम क्या कहोगे, कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, और अगर कोई बॉन्ड डायरेक्शनल होता है बच्चे, तो उसमें एक घटना होती है, एक फिनोमिनन होता है जिसे कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्या भाई बात समझ रहे हो मेरी, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, इसलिए ये सवाल बनेगा, व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड शोज आइसोमेरिज्म बट आयोनिक कंपाउंड डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। तो भाई तुम्हारा तो बॉन्ड ही नॉन डायरेक्शनल है, तुम्हें कोई फर्क, मतलब है ना, Na है तो Cl लगा दो, Cl है तो Na लगा दो, है ना, इधर उधर का कोई फर्क पड़ता नहीं। हमें तो फर्क पड़ जाता है भाई, अगर हम दोनों 90 डिग्री पे दो ग्रुप्स और मैं उनको 180 पे कर दूं, तो पहले सिस था बाद में ट्रांस हो जाता है, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा तो एक एक बॉन्ड हिलने से फर्क पड़ जाता है ना। तो हम कहें हाँ यार ये तो स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मतलब जैसे बेंजीन पे मैं OCH3 लगाऊं तो उसको एनिसोल बोलते हैं, वो ईथर है, लेकिन उसी OCH3 को मैं घुमा फिरा के CH2O कर दूं तो वो बेंजाइल अल्कोहल है ना। तो एक ईथर है, एनेस्थीसिया बनाता है, एक अल्कोहल है, उसका अलग ही कैरेक्टर चल रहा है। और वो भी छोड़ो, मैं उसी CH3 को, बेंजीन के ऊपर जो OCH3 है वो को तो मैं रहने दूंगी, तू रहे, और CH3 को मैं किसी और जगह पे सेट कर दूं, है ना, तो वो फिनॉल वाले ग्रुप में आ जाता है। तो एक बॉन्ड को मैं इधर का उधर कर दूं ना, तो कंपाउंड की बातें बिगड़ जाएंगी। लेकिन अगर मैं AlCl3 में इधर उधर कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक Al है 3 Cl, इधर लिखो चाहे इधर लिखो, क्या फर्क पड़ेगा, रहेगा AlCl3। लेकिन मैं इधर का उधर लिख दूं ना, मतलब जैसे 4 कार्बन है सीधे, और मैं सोचूं सीधे अच्छा नहीं लग रहा है, एक को उठा के नीचे रख लेती हूँ, तो पहला नॉर्मल ब्यूटेन था, दूसरा आइसोब्यूटेन है, बातें बदल जाएंगी क्योंकि बॉन्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया, है ना। तो तुम्हें सिर्फ फिलहाल इतना बताना है कि भाई देखो, सिंस कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, सिंस कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, ठीक है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है तो डायरेक्शनल, so that covalent compound shows isomerism, ठीक है ना भाई। आइसोमेरिज्म मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला एक ही है, लेकिन अगर तुम थोड़े भी एटम्स को इधर उधर कर दे तो फिर स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है, ब्यूटेन बोला तो ब्यूटेन ही, अब वो नॉर्मल है कि आइसो है, वो आपने कैसा स्ट्रक्चर दिया है उस पर डिपेंड करेगा। थोड़ा बहुत भी आपने एटम्स इधर उधर कर दिए तो कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, उन्हें कहते हैं आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। डिस्कस करेंगे उसको भी हम, ठीक है। तो ये हो गया भाई, केमिकल रिएक्शंस तो हमारी स्लो है, बॉन्ड हमारा डायरेक्शनल है ना, और आइसोमेरिज्म तो बिल्कुल हम तो आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। अब कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी की बात करें तो नहीं भाई, हम का एक कंडक्टर, हमारा तो बॉन्ड ही शेयरिंग से बना हुआ है ना। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करो, कोवेलेंट कंपाउंड, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्री है क्या, तो हम कहेंगे नहीं, हम तो शेयरिंग वेयरिंग करते हैं और बाकी तुम्हारे लोन पेयर होते हैं, जो अनशेयर्ड है वो, है ना। तो जनरली दे आर इंसुलेटर, तो जनरली दे आर इंसुलेटर, ठीक है भाई। नहीं है हमारे तो शेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, तो जनरली दे आर इंसुलेटर, नहीं करंट रनिंग। तो ग्रेफाइट में आएगा,
हाँ यार वो तो फिर sp2 है ना, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो p में रह जाता है, ऐसा p खड़ा वाला बनाते तो उसमें रह जाता है, फिर वो घूमता फिरता है, और जब इलेक्ट्रॉन घूमता फिरता है तो उसी को तो करंट आना बोलते हैं। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, एक्सेप्शन एक ग्रेफाइट लिख दो, ठीक है यार एक आध तो चलता ही है ना। तो एक्सेप्शन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो हमारा कंडक्टर है ना, ग्रेफाइट हमारा क्या है, कंडक्टर है। क्यों है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रखता है ना, ठीक है, क्यों रखता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, एक पड़ा है, ठीक है। और तो कोई नहीं है, तो नहीं और तो कोई नहीं। हाँ एक ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि कुछ कंपाउंड खुद ही धोखा दे दे हमें, है ना। तुमको मैडम पानी हो तो करंट आता है, फिर वो तो आपका लाडला कोवलेंट कंपाउंड है, जिनको तो आपने इंसुलेटर लिखा है। तो हमने यहाँ देखो कभी कभी क्या होता है कि बातें हमारे बस में नहीं होती। सेल्फ आयोनाइजिंग कंपाउंड, जैसे वाटर प्लस वाटर, तो वाटर कहेगा यार छोड़ो, है ना, बाहर के लोगों के बताया अपन खुद ही है ना, मैं देखो प्रोटॉन दे देता हूँ तो प्रोटॉन ले ले, मैं बेस बन जाता हूँ तो एसिड बन जा, ठीक है ना, बात तो ठीक है। अगर एक वाटर प्रोटॉन दे देगा तो H-, दूसरा वाटर प्रोटॉन ले लेगा तो H3O+। सोचो मैंने यहाँ से प्रोटॉन निकाला, इसको दिया, है ना, इसमें से H+ निकाला तो H2O में से H निकाला तो OH+ निकाला तो पीछे माइनस, ये रहा। और H2O को H+ दे दूं तो H2O में H जोड़ो तो H3O, और प्लस दे रही हो तो H3O+। तो इनको बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजिंग कंपाउंड। तो भाई सेल्फ आयोनाइजिंग के चक्कर में तुम प्लस माइनस हो गए ना, तो ऐसा तो ये भी हो सकता था अमोनिया प्लस अमोनिया, है ना। अमोनिया कहेगा देख मैं प्रोटॉन छोड़ रहा हूं, तू प्रोटॉन ले ले। तो भाई सेल्फ आयोनाइजिंग कंपाउंड जो है वो आयन से बना लेंगे। अब आयन का तो फिक्स है, कैटायन कैथोड पे चलता है, एनायन एनोड पे चलता है, तो करंट तो आना ही है, उसमें तो हम क्या ही मना करें। तो भाई यहाँ तो हो, यहाँ तो करंट आएगा, है ना। तो जनरली नहीं आता है, इंसुलेट ग्रेफाइट में आता है, अलग वजह, इनमें आता है, तो फिर ये सेल्फ आयोनाइजिंग कंपाउंड, ठीक है। अब हम आपसे बात करेंगे बेटा सॉल्युबिलिटी के बारे में बता दो, है ना। कोवलेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी से आप क्या समझे, क्या माने इनकी सॉल्युबिलिटी। तो देखो सॉल्युबिलिटी का एक ही कॉन्सेप्ट है, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। हम हमारे जैसे लोगों को पसंद करते हैं, है ना, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। मतलब अगर मैं पोलर हूं तो पोलर कंपाउंड चाहिए, मैं नॉन पोलर हूं तो नॉन पोलर कंपाउंड चाहिए, ये जनरल रूल है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, solubility of covalent compound, solubility of covalent compound follows concept of like dissolves in like, like dissolves in like, है ना। अच्छा इस चैप्टर की मैंने 3 से 4 DPP आपके ऐप में डाल दी है, ऐप डाउनलोड करो, है ना। जो बच्चों ने कोर्स ले रखा है तो कोर्स के अंदर आपको है ना ऐप के क्वेश्चंस, मतलब DPP के क्वेश्चंस, उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन सब अवेलेबल हो जाएगा। और डाउनलोड तो वैसे भी कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी उसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसमें भी केमिकल बॉन्डिंग के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करो, थियरी तो पढ़ लेते हैं, पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, या थियरी पढ़ लेते और कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन करे नहीं तो पता नहीं चलता कैसा सवाल आएगा। तो जिस टाइम क्वेश्चन कर लोगे, खुद के अंदर से आंसर निकलेगा, तब वो लगेगा कि हाँ ठीक है अब नहीं आ पा रहे, अब कोई टेंशन नहीं, क्योंकि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। अब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हम भी करेंगे तो वही थियरी में समझा दिया, वही क्वेश्चन बन के आ जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए कह रही हूँ, ठीक है। तो आप खुद प्रैक्टिस करें, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों लाइक भी कर दीजिए करें, और शेयर बहुत कम करते हैं आप लोग, शेयर भी करें, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। अब देखो लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक से क्या समझे, तो हम कहेंगे देखो अगर पोलर कंपाउंड है, पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर कंपाउंड लिख दो, एक ही बात है, मॉलिक्यूल लिखो कंपाउंड लिखो, ठीक है। पोलर आपका कंपाउंड है तो सॉल्वेंट भी पोलर चाहिए, पोलर कंपाउंड, पोलर सॉल्वेंट, तो घुल जाएगा, मना ही नहीं, घुल के मानेगा। कैसे, तो देखो मान लो पोलर कंपाउंड मैंने कहा HCl है ना, इसका एग्जांपल HCl, और पोलर सॉल्वेंट मान लो वाटर है, तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, HCl जो है वो पानी में घुल जाते हैं। कैसे,
तो देखो भाई HCl में H प्लस है, Cl माइनस है, और वाटर में भी तो H प्लस है और OH माइनस है, तो ओपोजिटली चार्ज इससे पास पास आ जाएंगे, और तो क्या होगा, है ना, ये कहेगा मैं H प्लस हूं और Cl क्या कहेगा, मैं माइनस हूं। पार्शियल इसलिए क्योंकि हम अलग नहीं हुए, चार्ज चल रहा है, वाटर में भी H प्लस है और OH क्या है, माइनस है, तो एक दूसरे से ओपोजिट चार्ज वाले इससे एक दूसरे को घेर लेते हैं, तो ये एक डाइपोल बन जाता है। अब एक डाइपोल अपने ओपोजिट डाइपोल के पास या दूसरे डाइपोल के पास ओपोजिट चार्ज से साथ में रहता है, तो इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है ना बच्चे, ये जो इंटरैक्शन है ये है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो पोलर पोलर में घुल जाएगा, HCl पानी में घुलता है, वजह बताओ, तो वजह है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। सिमिलरली नॉन पोलर भी नॉन पोलर में घुल जाता है। आपका कंपाउंड अगर नॉन पोलर है ना, और आपका सॉल्वेंट भी क्या है बेटा, आपका सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है, कंपाउंड तो था ही, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है, तब भी दोनों मिक्स हो जाएंगे। मतलब तो अगर सॉलिड I2 है और बेंजीन है, तो बेंजीन नॉन पोलर है, CCl4 नॉन पोलर है, I2 नॉन पोलर है, तो आप कह दो दोनों नॉन पोलर है तो घुल के मानेंगे। तो एक ही कॉन्सेप्ट है बेटा, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। पोलर पोलर के साथ खुश है, नॉन पोलर नॉन पोलर के साथ क्या है, खुश है, मिक्स हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं, लाइक आपसे पूछा कि भाई PCl5 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। सेम क्वेश्चन बनेगा, SF6 एग्जिस्ट करता है, PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट। ठीक है, या तुमसे पूछ लिया कि नहीं, ऐसा है कि भाई SF6 तो है, SF6 एग्जिस्ट करता है, लेकिन OF6 एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑब्वियसली भाई, ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 करने चले हो, नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 करने चले हो, ऐसा तो नहीं बैठेगा। देखो PCl5 में P क्या कहेगा, देखो मैं 5 बॉन्ड बना रहा हूं, ठीक है, 5 बॉन्ड बना रहा हूं, मेरे वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, मैं 5 बॉन्ड बना रहा हूं, तो मेरे बॉन्ड पेयर तो 5 है, ठीक है, मेरे पास बॉन्ड पेयर तो 5 है, और लोन पेयर मेरे पास कुछ है नहीं, बॉन्ड पेयर मेरे 5 है, लोन पेयर मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो 5 जने 5 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, sp3d। अब हम फास्फोरस के पास गए और मैंने कहा भाई तेरा कॉन्फ़िगरेशन बता, तो कहेगा मेरा एटॉमिक नंबर 15 है ना, ये तो मैं आपको रोज सिखा रही हूँ, तो नियॉन पे 10 होता है ना, नियॉन होता है 1:2:2 पे 6, 10 हो गया, तो उसके बाद 3:2 3p3, तो तेरे वैलेंस शेल में 5 है लेकिन अनपेयर्ड तो 3 है, तो ये कहेगा भाई मैं 3d भी तो लेके बैठा हूँ और मैं जंप करा दूंगा, ठीक है, 3d लेके बैठे हो ना तो जंप करा देना, बन जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन जब हम नाइट्रोजन के पास गए तो नाइट्रोजन का कभी देखो मेरा एटॉमिक नंबर तो 7 है, मतलब 1:2 2:2 और 2p3, तो मैं जंप कहाँ कराऊं भाई, जंप कहाँ कराऊं, इसके तो पड़ोस में बिल्डिंग है, कूद जाता है, पास में बहुत कम दूरी, मेरे पड़ोस में कोई बिल्डिंग ही नहीं है, छत से कूदूंगा तो मर जाऊंगा ना, तो कहाँ जंप करूं भाई, नहीं, तुम तो जंप नहीं कर सकते, तो तुम जंप नहीं कर सकते तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यार मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन में है बेटा वो तो 3 ही है ना, तो मैक्सिमम बॉन्ड्स जो बनाएगा है ना वो तो 3 बने, हालांकि इसकी कोवेलेंसी आप 4 बना सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, अपना लोन पेयर डोनेट कर दे, वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो हम कहेंगे अगर मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड बनाने की बात करेगा तो ये 3 ही बनाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसके 3 ही है। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाएगा ना वो तो ये 3 बनाएगा, ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड 3 बनाएगा तो भाई तू NCl3 बना दे, NF3 बना दे, किसी ने मना थोड़ा ना किया, एक तो पेयर रखना पड़ेगा, पेयर डोनेट कर देता है तो एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो जंप की तो बात भूल जाओ, लेकिन ये तो कहेगा मैं तो जंप कराऊंगा और मैं तो 5 बॉन्ड बनाऊंगा,
ठीक है, तो सेम चीज बेटा सल्फर SF6 में भी तो हुई कि नहीं हुई? सेम चीज SF6 में कैसे हुई? देखो SF6 में सेंट्रल एटम S है, ये कहेगा कि देखो भाई मैं तो 6 बॉन्ड बना रहा हूं, मेरे वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 बॉन्ड मैंने बनाए, बॉन्ड पेयर 6, बॉन्ड पेयर 6 होते ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3d2, ये हम सबको पता है। अब हम कहेंगे जो सल्फर से पूछते हैं भाई कैसे बनाए, तो सल्फर कहेगा मेरा एटॉमिक नंबर 16 है, नियॉन 10 होता है, 3s2 3p4, ठीक है ना। तो अगर मैं 3s रख सकता हूँ, उसमें मेरे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर मैं 3p भी रख सकता हूँ, उसमें मेरे 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं 3d भी रख सकता हूँ, है ना। तो ये तो मेरी ग्राउंड स्टेट है, चलो जहाँ मैं सीधा बच्चा हूँ, यहाँ तो मैं 2 ही बॉन्ड बनाऊंगा। लेकिन जब मैं एक्साइटेड स्टेट में आया पहली बार, दूसरी बार, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में मैं 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखूंगा कि नहीं रखूंगा? हाँ भाई, तो रख सकता है, तो बस 3d है तो 2 बार जंप कर सकता है। तो 2 बार जंप करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 रखेगा, तो मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड कितने बनाएगा? जितने अनपेयर्ड है तो शेयरिंग होगी, तो मैक्सिमम कोवलेंट बॉन्ड जो होंगे दैट विल बी 6। तो SF6 में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3d ऑर्बिटल इट कैन फॉर्म 6 कोवलेंट बॉन्ड इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बाय sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ठीक है ना, हर एक की किस्मत ऐसी थोड़ी ना है। और OR6 में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहेगा देखो भाई एटॉमिक नंबर ही 8 है, तो ज्यादा तो क्या ही उम्मीद करो, 1s2 2s2 2p4। और अगर आप ग्राउंड स्टेट में ही मुझे देखो तो मैं 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रखता हूं और 2p 1 2 3 और 4, 2d कहाँ है? जंप कैसे करूं, है ना। तो जंप करना पॉसिबल नहीं है, एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे तो 2 ही है, तो मैं 2 की ही शेयरिंग करूंगा, एक आध लोन पे डोनेट कर देता हूँ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड की जब बात आएगी, शेयरिंग की जब बात आएगी, तो 2 ही कोवलेंट बॉन्ड बनाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है ना। AR वाले क्वेश्चंस है उसमें, स्कूल एग्जाम्स हो तो आप सिंपल थियरी में स्क्रीनशॉट ले लेना। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि PCl5 में फॉस्फोरस sp3d हाइब्रिडाइजेशन से PCl5 बनाता है, 3d ऑर्बिटल यूज करता है। नाइट्रोजन में 2d है नहीं, तो NCl5 बनने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा बच्चों, वो आपसे पूछेगा कि देखो CO2 तो गैस है, क्या भाई? CO2 गैस एंड SiO2 इज सॉलिड। CO2 तो गैस है और SiO2 जो है वो सॉलिड है, ये तो ठीक है। कार्बन सिलिकॉन एक ही फैमिली के, तो कार्बन CO2 बना रहा है और SiO2 बना रहा है ना। अब देखो कार्बन छोटा है ना, 2p ऑर्बिटल यूज करेगा, ऑक्सीजन भी 2p ऑर्बिटल यूज करेगा, ठीक है ना। तो ये इसके साथ क्या करेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली इस ऑक्सीजन के साथ भी 2p ऑर्बिटल यूज करेगा, इसके साथ भी पाई बॉन्ड बना लेगा, साइज सेम है, तो p पाई बॉन्ड, p ऑर्बिटल यूज कर रहे हो ना पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं, p पाई बॉन्ड। कार्बन छोटे से, ऑक्सीजन छोटे छोटे बच्चे कैसे भी खेल सकते हैं, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन एक ही साइज के होते हैं, लगभग एक ही साइज के, या दोनों छोटे छोटे एटम हैं, सेकेंड पीरियड के एटम हैं। तो ये अपना पाई ऑर्बिटल जो है, p ऑर्बिटल जो है, उसको साइड बाय साइड ओवरलैप करके और पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये क्यों नहीं बना रहा? तो ऑक्सीजन छोटा बच्चा है, ऐसा ही थोड़ा छोटा बच्चा है, ऐसा ही तो समझदार है ना। और समझदारी क्या है कि CO2 बन के उड़ता रहूंगा, मैं तो भारी हूँ, तो मैं 4 सिंगल बॉन्ड बना के ज़्यादा खुश नहीं रहूँगा, मेरी वैलेंसी 4 है ना, तो मैं 4 बॉन्ड बनाऊंगा भाई, है ना। CO2 उड़ेगी तो अच्छी भी लगेगी, मैं कहाँ उड़ूंगा ऐसी ज्योमेट्री लेके। तो भाई 3D में इतनी बड़ी जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाओगे तो फिर सॉलिड ही होना है, इसको थोड़ा ना उड़ा सकते, तो नहीं उड़ा सकते हो तो सॉलिड है, उड़ा दोगे तो हाँ, उड़ा दोगे तो गैस है, लिखेंगे ऐसे। तो CO2 एक डिस्क्रीट यूनिट है, डिस्क्रीट यूनिट मतलब ये अकेला है भाई, है ना। एक CO2 का दूसरे CO2 से कोई लेना देना नहीं है, सब अपने अपने घर में।
तो CO2 एक डिस्क्रीट यूनिट है, कार्बन एटम का साइज स्मॉल होता है, साइड वाले ऑक्सीजन को राजी कर लेता है, चल अपन पाई बॉन्ड बना लेते हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से। ऑक्सीजन कहता है ठीक है बना लो, इस ऑक्सीजन को भी राजी कर लेता है कि अपन पाई बॉन्ड बना लेते हैं, साइड बाय साइड बना ले यार, कोई दिक्कत नहीं। SiO2 में सिलिकॉन का साइज बड़ा है, वो कहेगा मैं 3p ऑर्बिटल लेके आया हूँ, तो 2p ऑर्बिटल लेके आया है, कैसे बना लो, है ना। तो मतलब एक जैसे पैर का साइज एक जैसा होता है, तो तू मेरे जूते पहन ले, मैं तेरे जूते पहन लेता हूँ, चल जाएगा, है ना। लेकिन अब एक बच्चा आ गया और आप खड़े हो गए, तुम मेरे जूते पहन ले, तो वो तो फिर भी पहन लेगा, तुम क्या करोगे, ऐसा लेकर भाई मैं क्या करूंगा, मैं तो बड़ा हूँ, तेरे साथ पाई बॉन्ड तो नहीं बनाऊंगा, तो मत बना, 4 वैलेंसी तो भी पूरी करूंगा, तो ऐसा करता हूँ ये बना लेता हूँ। तो ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर लेके तो उड़ने से रहा, तो नहीं उड़ेगा तो सॉलिड है ना, और उड़ गया तो गैस है। इतना ही तो पूछ रहा है तुमसे, एग्जाम में कैसे लिखोगे, एग्जाम में लिख लेना यार, क्या है। देखो CO2 में कार्बन का छोटा साइज है, इसलिए पी पाई बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ और एक डिस्क्रीट यूनिट की तरह रहेगा, इसलिए CO2 गैस है। SiO2 में Si का साइज लार्ज है, पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि ये 3p है वो 2p है, तो एक जायंट स्ट्रक्चर बनाता है 3D में, इसलिए SiO2 सॉलिड है। हाँ भाई ये सारी बातें तो हमें पता ही थी। अब आते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या कर लेते हैं हम, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंसेस बता लेते हैं। तो देखो बेटा आयनिक कंपाउंड कैसे बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हम कहेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक कंपाउंड तो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनाएंगे, कोवेलेंट कैसे बनाएंगे, शेयरिंग से बनाएंगे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बात तो सही, आयनिक बॉन्ड बनाना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, कोवेलेंट बनाना है शेयरिंग करो। नेचर ऑफ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का नेचर कैसा है और कोवेलेंट का नेचर कैसा है, तो हम कहेंगे भाई आयोनिक कंपाउंड में आयन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और वहां क्या होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे ये एक डिस्क्रीट यूनिट की तरह क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। भाई एक H2 है तो दूसरा H2 रहेगा, तीसरा H2 रहेगा, है ना। तो आयोनिक कंपाउंड लिखते भी चले साथ में, आयनिक कंपाउंड बनेगा कैसे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे लिखेंगे नेचर ऑफ कंपाउंड, तो यहाँ पे कंपाउंड में बॉन्ड कैसा होगा, आयोनिक होगा, स्टेट पूछ ले तो सॉलिड होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। 3 बातें हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पे पूछे तो हम कहेंगे अगर बॉन्ड की बात कर रहा है तो बॉन्ड तो भाई कोवेलेंट होगा। ठीक है, ये अकेला सॉलिड हो सकता है, यहाँ पे हम सॉलिड भी ले सकते हैं, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, नेचर ऑफ कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और डिस्क्रीट यूनिट्स होती है, जनरली क्या होती है, तो भाई जनरली तो डिस्क्रीट यूनिट्स ही होती है ना। आपको डायमंड में तो नहीं, अब कुछ चीजें तो अलग है, बाकी तो सब में होती है। फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है, यहाँ तो यहाँ लो है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, आयोनिक बॉन्ड आपका नॉन डायरेक्शनल होता है ना, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। ठीक है, आइसोमेरिज्म नॉन डायरेक्शनल है तो आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं, नो आइसोमेरिज्म, और कोवेलेंट कंपाउंड शोज आइसोमेरिज्म, कोवेलेंट कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो पढ़ लिया हमने। हाँ, सॉल्युबिलिटी, तो आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहां पे तो भाई जनरली कोवेलेंट बॉन्ड को हम नॉन पोलर मानते हैं, H2 है, Cl2 है, O2 है, नॉन पोलर है ना, तो भी हम लिख लेते हैं फॉलोज कंसेप्ट ऑफ लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। ठीक है, मतलब अब कंपाउंड हमारा पोलर निकल गया तो बात अलग है ना, और नॉन पोलर निकल गया तब भी बात अलग है ये। और कंडक्टिविटी तो हम कहेंगे इन मोल्टन स्टेट,
है ना, मोल्टन या फ्यूज्ड स्टेट, और इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन हुआ, मोल्टन स्टेट हुआ, दे आर गुड कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड तो हम कहेंगे जनरली तो नहीं है, जनरली इंसुलेटर। अब एक्सेप्शन में तुम लिख दो भाई, जनरली इंसुलेटर, एक्सेप्शन में आप ग्रेफाइट लिख दो। ग्रेफाइट है, सेल्फ आयोनाइजिंग कंपाउंड है, तो वो अपन डिफरेंसेस में तो इतना बताएंगे नहीं, जनरल बात करेंगे तो हम कहेंगे भाई जनरल तो ये है। ठीक है, तो अब मैंने तुम्हें आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड अच्छे से पढ़ा दिया है, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड, उनके कैरेक्टर प्रॉपर्टीज सब पढ़ा दिया है। अगला टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और फिर हम क्वेश्चंस लेंगे उसमें। ठीक है ना, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या है। अब इसके क्वेश्चन आज ही लेंगी तो फिर वो आप समय पूरी थियरी पढ़ ली है, तो मजा नहीं आएगा, सब तुम्हें अभी याद है और वही तुम बता दोगे, हाँ फालतू ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे और फिर मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो एक दिन बाद में पढ़ाऊंगी, फिर पूछूंगी तो थोड़ा अटकोगे, तुम अटकोगे तो मुझे मजा आएगा, नहीं अटकोगे तो तुम्हें मजा आएगा, है ना, और ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। LSS लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।